हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान सुजस का अक्टूबर 2021 के अंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान सुजस राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंपॉर्टेंट पीडीएफ को आपके साथ में शेयर किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सुजस का अक्टूबर वाला जो अंक है वो कला संस्कृति विशेषांक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है एक वर्ड से, दीपोत्सव। व्हाट इज दीपोत्सव? दुनिया भर की लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में प्रकाश को ज्ञान का पर्याय माना गया है। प्रकाश की यह पूजा ही दीपोत्सव, ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व या फिर दीपावली कहलाता है। तो दीपोत्सव जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया गया है स्टार्ट में। उसके बाद में संपादकीय पेज आता है और संपादकीय पेज पे जो हमारा राजस्थान है उसकी कला संस्कृति के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए गए हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि जैसे ही राजस्थान नाम सुनने को मिलता है, राजस्थान की तस्वीर मन में आते ही चटक रंग के परिधान, उमंग से सरोबार मेले उत्सव, जीवन की नीरसता से विरत पर्व, अंचलों में गूंजते लोकगीत, बोलियों में भसी अस्तित्व की मनोहार, पैरों को थिरकने के लिए मजबूर करते लोक नृत्य, भित्तियों पर उकरे चित्र, शौर्य का बखान करते किले महल, मानव और पशुधन का साचर्य देखने भर से मुंह में रस घोल देने वाली देसी पकवान और सबसे बढ़कर यहाँ दूर तक बिखरी सोने सी रेत का ख्याल आता है। तो एक राजस्थान का अगर सामान्य परिचय देखें कि राजस्थान में क्या स्पेसिफिक है तो आप इन लाइंस को अपने मेंस में यूज कर सकते हो। ओके, अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई ऐसे आता है हमारे आरएएस मेंस के पेपर 4 में, तो उसमें भी आप इनके साथ में शुरुआत कर सकते हो। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात और बोली गई है कि भले ही हमारे राजस्थान में पानी का अभाव है, यहाँ पर सुनहरे जो रेतीले धोरों की मरुधरा को भले ही हमें यहाँ पानी का अभाव दिया है, लेकिन जो 7 वार में 9 त्योहार हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हमारी संस्कृति की जो समृद्धता है उसके परिचायक है। ओके, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हमारे यहाँ पर पर्यटन जो क्षेत्र है उसमें रोजगार की अपार संभावना है और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उन्होंने नई पर्यटन नीति बनाई है और उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के आधार पर कुछ चेंजेस किए हैं जो हमारे आने वाले टाइम में हमारे लोक कला, कलाकार, संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन, इन सभी के लिए काम करेगी। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति, देखो अक्टूबर जो महीना है उसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म और उसके सेलिब्रेशन के साथ में भी इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हमने न सिर्फ महात्मा गांधी जी की पूजा की है बल्कि उनके जो भी सिद्धांत रहे उनके जीवन में उन सभी को आत्मसात करने की कोशिश की है राजस्थान ने और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने प्रशासन गाँवों एवं शहरों के संग अभियान को चलाया ताकि प्रदेश सरकार जो है वो आम जन के कल्याण के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको सिद्ध कर सके। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया उसके बारे में बताया गया है कि शासन सचिवालय या फिर अदर बहुत सारे प्लेसेज हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उनके ऊपर श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए। ये सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर जन अभियान के बारे में बताया गया है कि 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग और 2 अक्टूबर 2021 से ही प्रशासन शहरों के संग स्टार्ट हुआ। प्रशासन गांवों के संग चलेगा 17 दिसंबर 2021 तक और प्रशासन शहरों के संग चलेगा 31 मार्च 2022 तक। इनको चलाने का कारण क्या था? चलाने का कारण ये था कि विधि के शासन की अवधारणा के साथ साथ गांधी जी के जीवन मूल्य एवं ट्रस्टीशिप सिद्धांतों को सर्वोपरि रखकर परिकल्पित इन अभियानों में राज्य सरकार से जुड़े आधारभूत एवं विशिष्ट कार्यों तक आम जनता की पहुंच उनके आसपास सुनिश्चित किया जा रही है। मतलब महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करो हमेशा ध्यान में ये रखो कि सोसाइटी का सबसे गरीब पर्सन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उनके जो सिद्धांत है कि सबसे पहले हमें जो गरीब इंसान है उसका ध्यान रखना है, इसी को आधार पर, इसी को बेस बना करके ये जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे विभागों को एक साथ मिलाया गया है और एक ही जगह पर किसी पर्सन को, मान लो हेल्थ अपनी जो आईडी है उसको लेकर के इशू है, अपने आधार कार्ड में इशू है, कृषि के कुछ कागजात हैं उनको लेकर के इशू है, या फिर उनको पीडीएस सिस्टम के तहत जो ग्रेन्स है वो नहीं मिल पाते तो उसके तहत कुछ इशू है। तो इन सभी को एक जगह ही मिला करके एक जगह ही बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनकी समस्याओं को एक जगह ही सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। पट्टे जैसी जो समस्याएं हैं उन सभी को भी एक ही जगह सोल्व करने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पर तो गाँव के संग जो अभियान है उसमें बताया गया है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर एक साथ वर्क किया जा रहा है, और यहाँ पर शहरों के संग जो अभियान है वहाँ पर क्या क्या परेशानी है। स्पेसिफिक अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है पट्टे देने की, मतलब जो ज़मीन आपके पास है उसकी गारंटी देना कि आपकी ही है। तो इसी को सोल्व करने के लिए इस योजनाओं को एक साथ में चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए कि इस अभियान के तहत उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके स्टेटमेंट हैं कि हमारे समाज का जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको राहत देने की भावना से ये जो अभियान है उनको शुरुआत की गई है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सामयिकी, मतलब करंट में कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, तो ये है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो किसी भी एग्जाम में, अभी आरएएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें भी आपने इस एग्जाम से रिलेटेड ये जो पॉइंट है, ये जो स्कीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, और भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो पता होना चाहिए। इसमें क्या किया जाएगा, 5 लाख तक का बीमा प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना है, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक पर्सन को नहीं, प्रत्येक सदस्य को नहीं, प्रत्येक परिवार को, मतलब एक परिवार का 5 लाख तक का बीमा होएगा। हमारा जो बजट आया था इस साल का 2021-22 का, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की जाएगी, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो अभिनव योजना है, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2021 से। इसमें क्या होता है कि आम आदमी जो है जितनी इनकम, जितना कमाता है उसमें से अपने बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च कर देता है अपने स्वास्थ्य के ऊपर। उसमें वो सरकारी अस्पतालों में भी खर्चा होता है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी खर्चा होता है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, ना सिर्फ राजकीय जो अस्पताल है उनमें, बल्कि निजी अस्पतालों में भी जो लोग भर्ती हैं उनको निःशुल्क इंडोर इलाज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, निःशुल्क इंडोर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडोर, ये वर्ड ध्यान में रखना है। ये जो योजना है इसमें सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट बाईपास, कैंसर, कोरोना तक के जो पैकेज है वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना के तहत आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। सबसे पहली बात तो 1579 बीमारियों के पैकेजेज इस बीमारी में शामिल किए गए हैं, इस योजना में शामिल किए गए। मतलब इतनी बीमारियों के लिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा का सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। योजना से संबंधित कोई भी पेशेंट चाहे निजी अस्पताल में हो या फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी परिवार को निःशुल्क उपचार का लाभ दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो भी सुविधा दी जाएंगी वो कैशलेस होंगी, मतलब इसमें पैसे का कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने पैसा दिया फिर गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जाना है, अपना कार्ड शो करना है, सारा का सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली जो हॉस्पिटल्स है उनके पास आ जाएगा। अस्पताल किसी भी रूप में मरीज से कोई भी राशि वसूल नहीं कर सकते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात कि सिर्फ और सिर्फ इंडोर जो मरीज है उनके लिए ही मान्य है। बीमित परिवार का जो सभी सदस्य है उनकी बीमा से पूर्व की समस्त बीमारियों, मतलब जिस दिन बीमा करवाया गया उससे पहले भी जो उनकी बीमारियां थी उनको भी इसमें कवरेज दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का समस्त नागरिक अपना पंजीयन, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी अदर स्टेट का पर्सन आए यहाँ पर अपना पंजीयन करवा जाए और फिर जाकर के क्या जाए, जब बीमार हो तो यहाँ दिखाने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हमारे जो राज्य के जो नागरिक हैं उनको मिलेगा। अब इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लोग आते हैं और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके तहत जो लोग आते हैं उनको सबसे पहले निःशुल्क उनका पंजीकरण किया गया। मतलब उनकी से कुछ भी रुपए नहीं लिए गए, सिर्फ उनका कार्ड बनवाने के लिए निःशुल्क उनका पंजीकरण हुआ। उसके बाद में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनसे प्रीमियम राशि 1700 रुपये है, उसकी आधी राशि 850 रुपये ली गई। अभी इस स्कीम के तहत कोई भी आय और आयु की कोई सीमा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप 40 साल से ऊपर होगे तभी आपका कार्ड बनेगा या फिर आपकी आय 2 लाख से कम है तभी बनेगा, सभी लोगों का कार्ड बन रहा है। लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित असहाय परिवार का संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब इसमें भी, इस स्कीम में भी कई कैटेगरी हैं।
देखो, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंदर आते हैं उनका तो निःशुल्क बीमा हो रहा है। ओके, उनसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है। और ये जो लघु और सीमांत किसान हैं जिनको कोविड के तहत, निराश्रितों के तहत पैसा मिला है, इनका जो प्रीमियम राशि है 850 रुपये, ये गवर्नमेंट देगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनका भी कार्ड बनवाया जा रहा है, उनसे ये 850 रुपये जो प्रीमियम राशि है वो ली जा रही है। पंजीकरण जो है वो किस तरीके की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2021 से इसको शुरू किया गया। और ऐसे लोग जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंडर आते हैं उनको अपने खुद की पंजीयन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस योजना में साधारण बीमारियों के लिए 50,000 प्रति वर्ष 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार दे है। मतलब एक परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख में से 50,000 जो है वो सामान्य बीमारी के लिए और जो 4.5 लाख है वो मिलेंगे जो स्पेशल, मतलब कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए, गंभीर बीमारियों के लिए। और प्रति परिवार मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है, प्रति वर्ष मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि ये सरकार आई है तो ये सरकार 5 साल तक रहेगी तो 5 साल तक एक बार ही मिलेंगे, नहीं नहीं, हर साल मिलेंगे। 5 लाख तक का खर्चा हो सकता है वो गवर्नमेंट देगी। ओके, अब इसमें योजना से पहले भी बीमारियां हैं उनको भी शामिल किया गया है। कोविड-19 की जो महामारी म्यूकोरमाइकोसिस, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहा है उसके 5 दिन पहले से और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो चिकित्सा खर्च है वो भी इस पैकेज में शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस बार RAS प्रीलिम्स 2021 में ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ भी था और उसमें ये बोला गया था डिस्चार्ज के बाद के 10 दिनों बाद तक का चिकित्सा खर्च जो है वो इस पैकेज में शामिल है और इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया था। ओके, तो कोई भी स्कीम जब आप पढ़ो तो उसके जो भी स्टेटमेंट है वो क्लियर कट आपको ध्यान में होने चाहिए, नहीं तो ऐसे इस तरीके से आपका जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। अब ये हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पढ़ा। अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत की। मतलब कुछ ऐसे एम्बुलेंस थी जो खराब हो गई थी तो उसमें कुछ नई एम्बुलेंस को लिया गया है। अब ये किस लिए लिया गया है, इसका कारण ये है कि गर्भवती महिलाएं और 1 वर्ष तक के जो शिशु हैं उनको रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार ने आमजन को प्रदेश में बेहतरीन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरोगी राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS जनता क्लिनिक समस्त कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। अब देखो हमारे राज्य में हेल्थ के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरुआत की गई हैं, तो ये अगर RAS मेंस में मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ से इसको शुरुआत कर सकते हो कि ये योजनाएं शुरुआत की गई हैं। इसी कड़ी में चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहन मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम योगदान है। पहले भी मैंने बोला है कि हर पेज पर आपको अलग अलग स्कीम लिख लेनी है कि ओल्ड एज वालों के लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है, इसके अलावा जो वीमेन है उनके लिए कौन कौन से स्कीम है, एजुकेशन के लिए कौन कौन से स्कीम है, जो आपकी स्टैंडर्ड कोर्सेज होते हैं उनके लिए कौन कौन से स्कीम है, जो मेधावी छात्राएं होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्कीम है। तो ये सब कुछ आपको अलग अलग पेज पर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस आएँ तो आप डायरेक्टली उसका आंसर कर पाओ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी और 10 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। इसमें क्या है, कुछ दवाइयाँ जो हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरीके की इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। ओके, इस योजना से ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत हुई थी, इससे न सिर्फ प्रदेशवासी बल्कि आसपास के प्रदेशों से जो मरीज आ रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये यहीं पर जो योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसके बारे में और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं किस तरीके से लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि हमें किस तरीके से ये सारी सुविधाएं मिल पाई। अब यहाँ पर बता रखा है जल जीवन मिशन के बारे में। लास्ट जो हमारी राजस्थान सुजस थी उसमें भी बताया गया था जल जीवन मिशन के बारे में कि कमेटी बनाई जाएंगी गांव-गांव में और वो जो कमेटी होंगी उनमें
मान लो 15 लोग हुए, 13 से 14 लोग उसमें होंगे, तो 13-14 जो लोग हैं इस कमेटी में, उसमें आधे लोग तो महिलाएं होंगी और 50% महिलाएं, 25% जो है वो इलेक्टेड उस मतलब ग्राम पंचायत के लोग होंगे और 25% होंगे वहाँ पर एससी और एसटी कम्युनिटी की। अब वहाँ पर एससी ज़्यादा है तो एससी के ज़्यादा लोग होंगे, एसटी ज़्यादा है तो एसटी के ज़्यादा लोग होंगे, और दोनों इक्वल है तो दोनों को बराबर बांट दिया जाएगा। अब इस आर्टिकल में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि देखो भाई हमारे यहाँ पर वृहद परियोजनाएं हैं, वृहद परियोजनाएं जैसे कि चंबल परियोजना, माही बांध, नर्मदा परियोजना, इनका यूज पीने के लिए भी होता है, पानी का जो सिंचाई है उनके लिए भी होता है, उद्योगों में भी होता है। तो ऐसी वृहद परियोजनाएं जो हैं उनके पानी का हमें कुशलतम उपयोग करना है। इसके साथ में वर्षा में जो जल व्यर्थ बह जाता है उसको भी संचित करना है और जल जीवन मिशन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है, क्योंकि इसमें टारगेट लिया गया है कि 2024 तक हम सभी लोगों को घर में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, नल प्रोवाइड करवाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। अब टैप वाटर तो करवा दोगे आप, कनेक्शन तो प्रोवाइड करवा दोगे, उसमें जल भी आना चाहिए, बूंदे भी आनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, बूंदे कैसे आएंगी, पानी कैसे आएगा, अरे भाई आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो आएगा ना। टैप वाटर कनेक्शन करवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी जहाँ पर भी पानी है उसकी सेविंग स्कोर बढ़ाना, इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करेंगे तभी तो पानी का स्टोरेज बढ़ेगा। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्षा हमारे वैसे या कम होती है लेकिन जो होती है उसको हमें सेव करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर होती है उसमें भी जल संरक्षण को बढ़ाना है। इसमें स्प्रिंकलर और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है उसका अधिकाधिक हमें उपयोग करना है। इसके अलावा इजराइल जैसे देश जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी वहाँ पर रेगुलर वर्क किया जा रहा है, तो उनकी जो भी स्ट्रेटजी है वो हमें सीखनी है। उनकी रणनीति जल के संरक्षण और समुचित उपयोग को लेकर के जो रणनीति है वो हमें सीखनी होगी, तभी जा कर के हम बेहतरीन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये सारी चीज़ों को। ओके, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, वो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसमें क्या किया जाएगा कि हमारे राजस्थान के 200 मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको विदेश में उच्च अध्ययन का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी जो विश्वविद्यालय हैं उसके अलावा जो 50 संस्थान हैं उसमें विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन गवर्नमेंट नहीं करवाएगी, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस बच्चे को यहाँ पढ़ा दो, ना ना ना, बच्चे में इतना टैलेंट होना चाहिए कि बच्चा सिलेक्शन खुद ले। हालांकि फिर वहाँ पर जो खर्चा होगा वो हमारी गवर्नमेंट उठा लेगी, ठीक है। और ऐसे 200 मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब स्टडी, आप स्नातक करना चाहते हो स्नातक करो, स्नातकोत्तर करना चाहते हो वो करो, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो करो, पीएचडी करना चाहते हो वो करो, पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हो वो करो। इसमें यात्रा किराया, ट्यूशन फीस सब सरकार दे देगी आपको, और 30% जो है वो रिजर्व रखा जाएगा छात्राओं के लिए। मतलब भाई छात्राओं के लिए बहुत काम हो रहा है, तो लड़कियां पढ़ा करो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है, बहानेबाजी छोड़ो और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो। ओके, अब यहाँ पर फिर से देखो छात्राओं को एक्सट्रीम कुछ देखा जाएगा कि भाई देखो इतनी जो सीट है वो छात्राओं के लिए रखो, ठीक है। 30% अवार्ड छात्राओं के लिए चिन्हित कर 60 छात्राओं को अध्ययन सुविधा, मतलब 200 में से जब 30% आप निकालोगे तो 60 छात्राएं आएंगी, 60 छात्राएं, 200 में से 60 छात्राएं रहेंगी। आवेदन से पूर्व जो आवेदक है उनका विदेशी संस्थानों में प्रवेश होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपका प्रवेश करवाएगी, टैलेंट होना चाहिए आप में। अब इसमें क्या करेंगे, 8 लाख से कम जिनकी पारिवारिक आय है उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जो कम पैसे वाले। अब ऐसे नहीं है जो बिजनेसमैन का बच्चा है और विदेश पढ़ने जा रहा है आके बोल दे गवर्नमेंट से बोले कि भाई पैसा आप दे दो, ना ना, आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से पर ईयर कम होनी चाहिए, तभी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं तो ज़्यादा वालों को भी दी जा सकती है, पर प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी के हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि देखो महात्मा गांधी जी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी उनके सिद्धांत थे, उन सबको मानने की हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के आदेश दे दिए गए हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट कि महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम या फिर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, तो जयपुर में किया गया है।
अब ये जो बनेंगे, जो भी इस तरीके की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो टाटा यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस, उन्हीं की तर्ज पर ये इस तरीके की यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई जा रही है। और इसके जो हेड है वो आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शर्मा को बना दिया गया है। अभी तक जब तक इसका खुद का बिल्डिंग नहीं मिलती तब तक ये सेंट्रल पार्क में जो कनक भवन है उसमें संचालित इसको किया जाएगा, और जो संस्थान है उसका प्रशासनिक विभाग उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गवर्न होगा। ओके, अब भाई बात कर लेते हैं पर्यटन की। किसकी बात कर लेते हैं? पर्यटन की, मीन्स टूरिज्म की। भाई हमने शुरुआत में भी देख लिया कि राजस्थान में जो टूरिज्म है उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। कारण क्या है? पानी है नहीं हमारे पास में, पानी नहीं है तो पानी की वजह से हम ना तो खेती कर सकते, ना इतना जो पशुपालन है उसके ऊपर फोकस कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कला संस्कृति है वो बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा ऐसे किले। और स्पेसिफिक अगर हम फोकस करें पर्यटन में, जो हमारा गाँव वाला जो इलाका है ना, ग्रामीण अंचल, उसमें भी हम पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो उसी से रिलेटेड है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड के दौरान जो बहुत सारे सेक्टर इफेक्ट हुई, जिसमें अगर एक सेक्टर हम देखें तो पर्यटन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ओके, अब इनमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश कर रही है कि दोबारा से जो हमारा पर्यटन सेक्टर है वो बहुत बेहतरीन बन सके। यहाँ पर बताया गया है कि देखो हमारे यहाँ पर जो रेल, हवाई नेटवर्क, सड़क जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हो रही है, बिजली पानी की पर्याप्त सुविधा हो रही है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारा जो राजस्थान है वो वेडिंग या फिर इवेंट डेस्टिनेशन में उभर करके सामने आ रहा है। अब हमारे यहाँ पर पर्यटन के बहुत सारे आसार हैं, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 22 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब इसमें जो पैसा दिया जाएगा, आप अपना टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको जो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा उसमें आपके ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नई इको टूरिज्म जो पॉलिसी है उसको भी डिक्लेयर किया गया है, और इसमें ये जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी है ये 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करेगी: संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और व्याख्या। ठीक है, इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मिलित किया गया है। और क्या किया जाएगा? पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना लाई जाएगी। मतलब जो भी हमारे राजकीय ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको डेवलप किया जाएगा अतिथि गृह के रूप में। हमारी लोक गायिका रही है अल्लाह जलाई बाई, उन्होंने एक मशहूर राजस्थानी लोकगीत गाया, केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश। इसके माध्यम से राजस्थान का जो आतिथ्य भाव है, अतिथि का स्वागत, वो पहले से ही मशहूर है। और अब राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारे पर्यटक यहाँ पर आए उनको प्राकृतिक वास में रखा जाए। इसके लिए जो हमारे राजकीय अतिथि गृह है वहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और ये योजना लागू की गई। ओके, अब देखो, अब इस योजना का क्या उद्देश्य है कि हम प्राकृतिक जगह पर हमारे जो अतिथि है उनको रखें। इस योजना का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि भाई हमारे जो भी पर्यटक आए उनको ग्रामीण परिवेश हम दिखाएं, हमारी जो स्वदेशी कला है, जो संस्कृति है। अब भाई जो विदेशी बाहर से आएगा उसको आप मॉल दिखाने ले जाओ तो क्या मतलब है, थिएटर दिखाने ले जाओ तो क्या मतलब है? अरे थिएटर तो उनके विदेशों में खूब हैं, हमारे यहाँ पर जो हमारा बेस्ट है वो देखने आए हूँ। और हमारा बेस्ट क्या है? हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है वो सबसे यूनिक है, हमारी जो कला संस्कृति है वो सबसे यूनिक है। फर्स्ट जो हमने संपादकीय वाला जब पेज पढ़ा तो भी उसमें देखा कि 7 वार होते हैं, उसमें हमारे राजस्थान में 9 जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। इतनी रिच हमारी यहाँ की कला और संस्कृति है, तो वो दिखाओ ना इन सब लोगों को। इसीलिए जो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण पर्यटन को बहुत मेजरली फोकस किया जा रहा है कि उसको डेवलप किया जाए। अब इन सब चीज़ों में भी जैसे ही कोविड आया तो कोविड आने के बाद में योगा की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए हमारे राजस्थान में जो वेलनेस टूरिज्म है और आयुर्वेद को जो बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है, और इसके लिए जोधपुर में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म इंपॉर्टेंट हो गया भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर्यटन से रिलेटेड अगर आपको मेंस में कुछ लिखना है तो भी इम्पोर्टेंट हो गया। देखो जब स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स आप डालते हो ना, तो जो जिन लोगों के मान लो 3 नंबर दे रहा है जो आपको भी चेक कर रहा है, तो आपके यहाँ पर 1 नंबर इम्प्रूव हो जाएगा।
इसी तरीके के फैक्ट्स अगर आप डालोगे तो, ठीक है। और ये एक एक नंबर इंप्रूव करके मान लो, देखो आपके कितने नंबर ऐड ऑन हो गए और आपकी जो रैंक है वो कितनी इंप्रूवमेंट हो गई। आपको मिलने वाला था तहसीलदार सेवा सबॉर्डिनेट में और आप डायरेक्ट पहुंच गए किस में, आरपीएस सेवा में। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट करते रहो अपने आप में, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको राइट डाउन करते रहो एक जगह और यूज़ करो, सिलेबस उठाओ, जो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे उनको एक जगह रखो और उनका यूज़ करना सीखो कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं उनको कहाँ कहाँ लिख सकती हूँ मैं, ओके। और ये सब कुछ कोई आपको सिखाएगा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली और सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आता है। जब तक खुद आप हाथ पाँव नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पकाया खाने में कभी नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कोचिंग के नोट्स पढ़ ले लिख आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2018 का मेंस का पेपर आपने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में एनालिटिकल पूछने लग गए हैं। तो इस तरीके के टर्म्स को यूज़ करना सीखो और अपने जो आंसर्स हैं उनको डेवलप करो, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर देखो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा मेजरली लेवल पर, मतलब हाई लेवल पर इनको सेलिब्रेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे मेले और उत्सव हैं उनकी ब्रांडिंग भी की जाएगी, मतलब उनको हर जगह शो किया जाएगा। विदेश में कोई बंदा बैठा है, राजस्थान के बारे में कुछ शो करना चाहता है, देखना चाहता है, तो हमारे पास जो भी है उनकी छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वो वहाँ पर शो होनी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए कि अरे मतलब बंदे का खुद का मन करे। जैसे अभी हमने टूरिज्म को लेकर के लास्ट जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस टाइम आपने देखा होगा, तो जाने क्या दिख जाए इस तरीके का करके एक सॉन्ग चलाया गया था और उसमें देखो राजस्थान को कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया था। हम भले ही राजस्थान में रहते हैं लेकिन हमारे खुद का मन करता था कि अच्छा इतना अच्छा व्यू आता है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी क्लिप्स होनी चाहिए, मतलब ब्रांडिंग के तहत बहुत सारे तरीके किए जाएंगे, सोशल मीडिया पर एक्सपेंड किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा, फैलाई जाएगी इस तरीके की न्यूज़ की ये जो फेस्टिवल है इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि कैमल फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है, जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है, जो काइट फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है। तो ये सब कुछ बताया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी, ओके। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन और पुरातत्व धार्मिक स्थल हैं, उनकी भी ब्रांडिंग की जाएगी। हमारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी, जैसे बहुत सारे सर्किट इस टाइम बनाए जाने लगे हैं, वो इसीलिए डेवलप किए जा रहे हैं कि जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पर आए उसको शो किया जाए कि भाई ये सर्किट है, इसमें आपको ये स्पेसिफिक मिलेगा, ठीक है। सर्किट मतलब जैसे मरु सर्किट हो गया तो उसमें मरुस्थल वाला जो रीजन है उसके बेस्ट पॉइंट जो है वो उनको दिखाया जाएगा। अब देखो पर्यटन के लिए जो बंदा आता है वो मैक्सिमम 10 to 15 डेज या फिर मैक्सिमम 1 मंथ मान लो। आप फॉरेन से कोई पर्सन आ रहा है तो वो मैक्सिमम 1 मंथ मान लीजिए। तो 1 मंथ में जो पर्सन है उसको आप मैक्सिमम कितना पार्ट दिखा सकते हो, वही किले दिखाओगे, वही सब कुछ दिखाओगे। तो ज़्यादातर ये कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण एरिया में उन लोगों को ले जाया जाए, हमारी जो यूनिकनेस है वो उनको दिखाओ ना, हमारी जो अलग है, जो विविधता है, जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया का, स्पेसिफिक राजस्थान का, वो उनको दिखाया जाना चाहिए। तो भाई ब्रांडिंग करवाई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा चलता आ रहा है उसी में हम चलाएंगे, कुछ अलग कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे हम टूरिज्म के लिए। देखो यहाँ पर राजस्थान टूरिज्म के प्रचार प्रसार के लिए थीम आधारित क्रिएटिविटी लाई जाएगी और ऐप भी डेवलप किए जाएंगे जिनके तहत में क्या किया जाएगा, जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन योजना जल्दी लाई जाएगी, ओके। और जो भी पर्यटक गाइड्स हैं उनके मानदेय को भी 3 गुना बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई उनको पैसा ज़्यादा देंगे क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब ये हैं BD कल्ला जी, उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि भाई गांधी जी के जो भी जीवन दर्शन से रिलेटेड जो भी उनके सिद्धांत हैं उनको हमने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये देखो उनके पर्सनल व्यू हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर कुछ ऐसी अकादमी दे रखी है और उनके द्वारा जो जो पत्रिका निकाली जाती है, मतलब इसमें भी बताया गया है कि ये जो अकादमी है इन्होंने गांधी जी के बारे में निबंध ऑर्गेनाइज करवाया, बुक निकाली, ये है। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीकानेर में है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी और इसकी मासिक पत्रिका, ये भी ध्यान में रखना है, मासिक मतलब हर महीने पत्रिका आती है, जागती ज्योत। ये मासिक जो वर्ड है ना, इसके ऊपर कितना जोर क्यों दिया ये आपको आगे पता चलेगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है मधुमती। राजस्थान संस्कृत अकादमी की शोध पत्रिका है स्वरमंगला और उर्दू अकादमी की त्रैमासिक
समझ में आ गया क्यों जोर दिया गया था? मासिक और त्रैमासिक, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मतलब ये हर महीने नहीं निकलती है। पत्रिका है नखलिस्तान और ब्रज भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका है ब्रज सतदल। इन्होंने गांधी जी के ऊपर कुछ विशेषांक अपने पब्लिश किए थे। अब कोरोना के काल में जो लोक कलाकार हैं उनकी सहायता के लिए विभाग ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? कोरोना के कारण जो लोक कलाकार हैं, क्योंकि भाई सब कुछ बंद हो गया था, जो लोक कलाकार हैं वो कहाँ पर अपनी कला दिखाएंगे? वो तो ऐसी जगह दिखाएंगे ना जहाँ भीड़ होगी। तो उन लोक कलाकारों को एक तरीके से लाभान्वित, उनको प्रॉफिट बेनिफिट देने के लिए क्या किया गया कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की गई। इसमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकार हैं उनको अपनी कला से संबंधित 15 से 20 मिनट की अवधि का वीडियो गाँव में अपने तैयार करना था और फिर इस वीडियोज़ को विभाग द्वारा एक टीम बनाएगी जिसमें ये जो वीडियो आते थे उनके पास में उनको समीक्षा करनी थी और फिर उनको विभाग के मतलब हमारे पर्यटन विभाग का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन प्लेटफॉर्म्स पर इनको प्रदर्शित किया गया और जो भी लोग इसमें सेलेक्ट हो रहे थे उनको 2,500 रुपये तक सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा ये मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना है, इसमें जरूरतमंद और आर्थिक रूप से जो कमजोर कलाकार हैं उनको 5,000 रुपये तक की एक मुश्त राशि भी दी गई थी। एक मुश्त, अच्छा नाम है, ओके, एक मुश्त मतलब एक साथ में। तो वही ये बता दिया गया है कि लोक कलाकारों को हमने डेवलप करने के लिए क्या किया, पर्यटन को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये मासिक पत्रिका नाम आपकी याद हो जानी चाहिए। ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर सिरनाथ द्वारा की पिछवाई, बीकानेर की मथिरण व उत्सा कला, उस्ता मतलब ऊंट के ऊपर जो कला बनाई जाती है, भीलवाड़ा की फड़, जयपुर की मीनाकारी और लाख का काम, मांडना कला, बीकानेर की लघु शिला कला, इनको लेकर के भी कुछ कार्यशालाएं आयोजित करवाई गई। ओके, तो ये हो गया पर्यटन को लेकर के। अब देखो यहाँ पर ये प्रमुख शासन सचिव है हमारी, उन्होंने बोला है कि भाई राजस्थान किस तरीके से डेवलप हो रहा है इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में। उन्होंने बोला है कि देखो कभी राजस्थान में सूखा रेगिस्तान हुआ करता था पर अब भाई चेंज हो रहा है, इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन बन चुका है राजस्थान। यहाँ पर लोग वेडिंग के लिए, इवेंट्स के लिए बहुत लोग यहाँ पर आने लग गए हैं। वही बात बोली गई है कि मुख्यमंत्री कलाकारों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। ओके, कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आए हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो जो पहले हमने डिस्कस किया वही चीज़ें यहाँ पर हैं। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण पर्यटन मतलब पर्यटन में कुछ स्पेसिफिक। इस आर्टिकल में ये बताया गया है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखो राजस्थान में, इंडिया में जो भी पर्सन घूमने आता है ना, वो हर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक राजस्थान जरूर देखने आता है। मतलब 3 में से एक बंदा, एक पर्सन जो है वो राजस्थान जरूर आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा वो है, 3 में से अगर एक पर्सन आ रहा है तो 2 ही तो नहीं आ रहे, मतलब 1/3 जो है वो हमारे यहाँ पर। मान लो जो 10 लाख लोग अगर इंडिया आ रहे हैं तो 10 लाख लोगों में से जो 3-3.5 लाख लोग हैं वो राजस्थान जरूर आएंगे ही आएंगे। तो हमारी जो पर्यटन नीति है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की ज़रूरत है। और अगर ब्रांडिंग हमने कर दी अपने हर चीज़ की तो इसका बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। ग्रामीण पर्यटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन का ऐसा रूप है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य जीवन, ग्राम्य संस्कृति, कला और विरासत से रूबरू कराया जाता है। इसमें कृषि पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, मौसम आधारित उत्सव, पर्वत मेले, पर्वत तो कहीं भी देख लेंगे, पर्व जो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं, तीज त्योहार, स्थानीय विरासत, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लोकाचार। अब देखो तीज त्योहार, तीज में आपने देखा होगा कि जयपुर में सवारी निकलती है तीज की। ओके, बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन गांव में जब आप जाओगे ना तो तीज का जो सेलिब्रेशन होता है वो एक अलग ही स्पेसिफिक वे में होता है। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपने टूरिस्ट को लेकर के जाओगे तब उनको पता चलेगा कि जो हमारे लोकल पर्सन है वो किस तरीके से हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे यूनिकनेस होते हैं। जो औरतें इकट्ठी होती हैं तीज पे, गांव में अगर कोई पर्सन रहा हुआ है तो उसको पता होगा कि औरतें इकट्ठी होती हैं। उसके बाद में चने जो होते हैं जिनको बिरवा बोला जाता है, उस बिरवे को वो झाड़ी में उगाती हैं और उनको जो उनके मतलब कांटे होते हैं उनमें उगाए जाते हैं और फिर उनको नीचे ज़मीन में दबा दिया जाता है। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है और फिर उसमें मतलब एक तरीके का जो सिंजारा आता है, ये सारी जो हमारा जो भी ट्रेडिशन है वो जब दिखाया जाएगा ना तो एक यूनिकनेस जो है वो बिल्कुल अलग मिलेगी, क्रिएटिविटी क्रिएट होगी। अरे ऐसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी तीज को क्या मानते हैं, बोल तीज को सवारी निकाली जाती है,
पर ऐसा नहीं होता है। गांव में सवारी कम, ये जो ट्रेडिशन है वो अलग होता है। जैसे सिंजारा मैंने जो वर्ड यूज़ किया कि जिसकी नई नई शादी हुई है या फिर जिसकी लड़की की इंगेजमेंट हुई है तो उसके ससुराल वालों की तरफ से उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। उस गिफ्ट का एक तरीके से एक सेलिब्रेशन होता है उन परिवारों में। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्टिविटी जब आप दिखाओगे तब पता चलेगा कि राजस्थान में तो हर मतलब 40-50 किलोमीटर पर जो ट्रेडिशन है, जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। हर पर्व को आप कितने अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है वो पता ही नहीं चल पाता। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस एरिया में अलग तरीके से तीज मनाई जा रही है, दूसरे एरिया में आप जाकर के देखोगे तो कुछ अलग ही तरीके, कुछ उसमें अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली चेंज, बस कुछ हल्का सा उसमें चेंज है। तो इस तरीके की आप हर जगह यूनिकनेस दिखा करके और उन चीज़ों को कनेक्टिविटी करके हमारे राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में हम बेहतरीन अपने आप को क्या कर सकते हैं, बहुत आगे रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई पर्यटन के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। वही सेम बात है कि हमें ब्रांडिंग करनी होगी, कनेक्टिविटी करना होगा, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होंगी और उन सब चीज़ों को लेकर के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गांव में जब लोग आएंगे तो उनके गेस्ट हाउस की जो व्यवस्था है वो भी वहीं पर गांव में होगी। अब जब गांव में गेस्ट हाउस की व्यवस्था होगी तो उन लोगों को मान लो कितना प्रॉफिट होगा, उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितनी डेवलप हो जाएगी। ओके, तो ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर वैसे भी लोगों की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी कम है कंपैरिजन करें अगर हमारे इंडिया के लेवल से। तो अगर उसको बूस्टअप करना है तो हमें एग्रीकल्चर और जो एनिमल ब्रांडिंग होता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन होता है, उसके अलावा भी हमें कुछ जो स्पेसिफिक हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्पोर्टेंट फोकस है टूरिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है और उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये हमने यहाँ तक सुजेस्ट के बारे में डिस्कस किया। इसका जो बचा हुआ जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।